नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं। सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही राष्ट्रवाद के वाहक जयपुर डायलॉग्स को बल मिलता है। और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आज बात करते हैं कि किस तरह से भारत ने रेलवेज में निवेश करके अपनी जीडीपी जो है वो आधे परसेंट से 1% तक बढ़ा ली है। आपको ध्यान होगा, सभी को आश्चर्य हुआ था जब जीडीपी के फिगर आए और ये बताया गया कि 7.8% जीडीपी बढ़ी है 2025-26 में, तो सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये 7.8% जीडीपी जो बढ़ी है उसमें आप ये रखिए कि कम से कम आधे प्रतिशत से 1% तक का जो योगदान है वो हमारी जो ट्रांसपोर्ट या जिसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बोलते हैं, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो घटी है उसका है। यानी सब लोग कह रहे थे कि साहब 6.5% से 7% तक ही आएगी जीडीपी, लेकिन आ गई लगभग 8%, यानी 7.8%। वो कैसे हुआ उसकी बात करेंगे कि किस तरह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए भारत ने, और हम उसकी तुलना भी करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है तो वहाँ उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की वजह से वो कैसे भारत के मुकाबले में अब प्रतिस्पर्धा में नहीं रह पाए हैं। देखिए, भारत ने बनाए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कौन से बने? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आरंभ होता है हमारा ईस्टर्न वाला जो है वो लुधियाना से आरंभ होकर, ये आप देख रहे हैं, ये सहारनपुर लाइन से जाता हुआ और फिर ये इधर आपके दादरी यहाँ पर है, ये दादरी पर ख़त्म होता है, दादरी से, और फिर दादरी से पूरा ये यहाँ से ये चला जाता है और ये सासाराम पे ख़त्म हो जाता है। सासाराम पहले जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सासाराम से और यहाँ ये हावड़ा के पास में ये दानकुनी नाम की जगह है, ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ दानकुनी तक ये बनेगा। लेकिन दानकुनी तक नहीं बना क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार जो उस समय की थी उसने बहुत सारे समस्याएं खड़ी कर दी। और जो दूसरा जो है ये हो गया ईडीएफसी, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दानकुनी से लुधियाना तक बनना था, लेकिन सासाराम से लुधियाना तक बन गया। इसको कंप्लीट घोषित कर दिया गया, ईडीएफसी के साथ कंप्लीट हो गया, लेकिन वो सासाराम तक ही बना, वो दानकुनी वाला जो पोर्शन था वो रह गया। दूसरा जो है वो पूरी तरह से चालू हो गया है और वो है दादरी से यहाँ रेवाड़ी, रेवाड़ी से ये जो कॉर्ड लाइन है जो फुलेरा होते हुए फिर अजमेर होते हुए ये अहमदाबाद होते हुए और जाती है ये JNPT तक। ये है JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस तक ये जाती है JNPT। JNPT से दादरी के बीच में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स चल रही हैं और वाकई नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया से वेस्टर्न इंडिया का या जो मेजर पोर्ट है JNPT, सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, वहाँ तक की कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो गई है। ये कैसे कम हुई है? वो इस तरह से कम हुई है कि भाई समय जो लगता था उसकी वजह से बहुत खर्चा बढ़ता था। इसके साथ ही जो हमारी एक्सप्रेसवेज बनी है, उन एक्सप्रेसवेज के कारण भी जो ये खर्चा है, जो समय लगता है, वो कम हो गया है। तो ये आप समझिए कि जब 2013 में, जब 2014 में जब ये सरकार आई थी, उस समय जो टोटल कॉस्ट होती थी आपकी लॉजिस्टिक्स की, वो 15% के आसपास थी। यानी जो टोटल जो वैल्यू होती थी गुड्स की, उसका लगभग 15% जो थी वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हुआ करती थी। आज की डेट में वो घट के लगभग 7.5% हो गई है, 7.5% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो गई है। और इससे जो है जो बचत हुई है उसने लगभग आधा प्रतिशत से 1% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसको और भी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो विकसित देश हैं
यूएस है या यूरोप है, वहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 4% से 6% तक होती है। तो अब उसको करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? उसको करने के लिए ये डिक्लेयर हुआ है साहब, ये यहाँ दानकुनी से, ये आप देख रहे हैं ये दानकुनी है, दानकुनी से इधर ये खड़गपुर, टाटानगर, ये पूरा जो है इधर से आपके रायपुर, और ये पूरा भुसावल से यहाँ से ये एक सूरत, और दूसरा इधर आपके यहाँ पालघर तक ये एक नया डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये पालघर तक जब बन जाएगा तो पालघर से ये आपके वेस्टर्न कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इसके अलावा एक कॉरिडोर और बनाया जा रहा है, और वो यहाँ आपके खड़गपुर से ये इधर ले जाया जा रहा है और नीचे विजयवाड़ा तक जाएगा। ये ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। वैसे भी अभी ईस्ट कोस्ट रेलवे जो हमारी हुआ करती थी उसको डिवाइड करके ईस्ट कोस्ट और साउथ कोस्ट कर दिया गया है। पुराना एक वादा हुआ करता था आंध्र प्रदेश से कि साहब आपको हम एक रेलवे जोन देंगे, तो वो रेलवे जोन अब उनको मिल गया, और अब रेलवे जोन्स की संख्या बढ़ के 17 से 18 भी हो गई। अब इसकी ज़रा तुलना कीजिए आप। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि इससे जो हमारे जो पैसेंजर लाइंस हैं वो भी फ्री हो गई हैं। तो पैसेंजर लाइंस पे फास्ट ट्रेन्स चलाने की जो गुंजाइश है वो बढ़ गई है। अब आज की डेट में स्थिति ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन्स की इतनी बंचिंग हो जाती है, और उसके साथ में फ्रेट ट्रेन्स भी चलती हैं कि उसकी वजह से काफ़ी समस्या हो जाती है। तो उसके एक तो रास्ता उसका ये बनाया गया है कि भाई उसमें आपके ट्रिपलिंग और क्वाड्रिपलिंग इनकी हो रही है। ट्रिपल लाइंस और क्वाड्रिपल लाइंस, ये जो हमारे जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ जो साथ में जो क्रॉसिंग्स हैं, यानी कि आपके ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ से साउथ वाली जो, उन पे सब पे 3-3 या 4-4 लाइन वाले बनाए जा रहे हैं, जिससे कि साथ में फ्रेट ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रेन्स और फास्ट ट्रेन्स ज़्यादा चलाई जा सकें। क्योंकि रेलवे को आमदनी फास्ट ट्रेन से ही होती है, जो स्लो ट्रेन्स है उसमें आमदनी होती नहीं। जनरल क्लास में जो लोग चलते हैं उनको हेविली सब्सिडाइज करती है रेलवे, और उसके वजह से घाटा उठाना पड़ता है। और रेलवे के सामने ये भी एक चैलेंज है कि वो अपना जो कम से कम जो ऑपरेशनल जो रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा प्राप्त कर सके। अब इसी का आप कंपैरिजन करें तो इससे हो क्या रहा है, कंपैरिजन आप पहले से करें तो आज की डेट में भारतीय रेलवे जो है वो लगभग 12 से 13 हज़ार ट्रेनें चलाती है डेली, जिसमें से लगभग 6,000 जो हैं वो चलाती है पैसेंजर ट्रेन्स, और इतनी ही चलाती है वो लगभग फ्रेट ट्रेन्स। अब ये फ्रेट ट्रेन्स की संख्या और बढ़ने वाली है, और फ्रेट ट्रेन्स जो है वो टाइम टेबल से भी चलेंगी, जहाँ पे आपके कॉरिडोर्स हैं, ये फ्रेट कॉरिडोर्स हैं। इस तरह से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो घट के 6% तक घटा के इनको लाने का प्लान है, ऐसी योजना है। इसकी तुलना जरा कर लें, आप तुलना कर लें पाकिस्तान और बांग्लादेश से, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक समय पर भारत के प्रतिस्पर्धी थे एक्सपोर्ट में। पाकिस्तान में जो ये कॉस्ट है भाई साहब वो है 15%, जो भारत में थी एक समय, जो 2013 में भारत में भी 15% थी। और पाकिस्तान में तो ये हाल ये है कि पाकिस्तान में रेलवे 8,000 किलोमीटर हुआ करती थी उनकी पार्टीशन के समय, अब घट के जो है वो लगभग 7,000 किलोमीटर रह गई उनकी, जितनी भी मीटर गेज की ट्रेन्स होती थी। हमारे यहाँ भी मीटर गेज के लगभग 24,000 किलोमीटर थी, हमने वो 24,000 किलोमीटर को कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज में कर दिया। पाकिस्तान में जो मीटर गेज की थी वो सब उन्होंने ख़त्म कर दी, डिसमेंटल ही कर दी। अब उनके यहाँ ये हाल है कि उनके जो पूरे नेटवर्क पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स चलती है वो लगभग 100 के आसपास, हाँ जब कंपेयर करें हमारे यहाँ 6,000 से ऊपर चलती है पैसेंजर ट्रेन्स, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन्स है। अच्छा, उसमें वैसे आपके जो हमारी सबर्बन ट्रेन्स हैं वो भी शामिल है। पाकिस्तान में चलती हैं 100 ट्रेनें सब मिला के, पैसेंजर ट्रेन्स, पैसेंजर एक्सप्रेस जो है।
और फ्रेट ट्रेन जो है वो 50 से भी कम चलती। तो इसलिए उनका जो खर्चा है ये बता रहे हैं अब की साहब की, ये 15% हुआ करता था, उन्होंने मोटरवे इत्यादि बढ़ा दी, लेकिन ये अब बढ़ रहा है और ये 16% की तरफ जा रहा है। भारत का घट के आपको पता है 7.5 हो गया और हम प्लान कर रहे हैं उसको 6% के लिए। इसी तरह से बांग्लादेश में भी हाल वही पुराना है। बांग्लादेश में ये 16% है, 16% है। वहाँ तो और भी विचित्र स्थिति है। वहाँ पे जो ट्रेन्स चलती हैं वो आपके गॉन्टलेटेड चलती हैं। गॉन्टलेटेड का मतलब मीटर गेज और ब्रॉड गेज साथ साथ चलती हैं। और इस तरह की स्थिति जो है अब पूरे विश्व में एक ही दो जगह है। पहले भारत में कभी एक दो जगह गॉन्टलेटेड ट्रैक्स हुआ करते थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म शेयरिंग के लिए हुआ करते थे। यहाँ तो बाकायदा ट्रेन्स जो हैं वो डबल चलती हैं। एक ही लाइन पे मीटर गेज भी चल रही है, बीच में 3 लाइनें एक साथ लगी हुई, मीटर गेज भी चल रही है, ब्रॉड गेज चल रही है। बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम है। तो वो 16% है। तो बांग्लादेश की भी जो थोड़ी बहुत एडवांटेज हुआ करती थी वो इवेपोरेट हो गई। तो ये जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है वो रेलवे और एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में हुआ है। एक्सप्रेसवेज को हम अगली बार और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन जो टोटल जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसमें रेलवेज़ के साथ साथ इन एक्सप्रेसवेज का भी काफ़ी बड़ा योगदान है, जो अब घट के आधी हो गई है लगभग। और इस आधी होने की वजह से हमारी जीडीपी में नेट आधे से 1% का योगदान हो रहा है प्रति वर्ष। सोचिए कितना बड़ा काम हुआ है। और इसके लिए निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो कहना पड़ेगा कि अभूतपूर्व योगदान किया है और लगातार करती जा रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।